धनबाद से आपको खबर बता दें, धनबाद के बीसीसीएल एरिया 4 के मोदीडी कोलियरी में आउटसोर्सिंग कंपनी में हेवी ब्लास्टिंग और अवैध कोयला खनन के कारण भीषण आग लग गई, जिससे आसपास की बस्ती के लोगों में दहशत है। साथ ही बीसीसीएल आउटसोर्सिंग प्रबंधन के प्रति आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। बता दें कि आउटसोर्सिंग कंपनी डीजेएमएस नियमों का उल्लंघन कर हेवी ब्लास्टिंग कर रही है, जिसका परिणाम भयावह आग के रूप में देखने को मिल रहा है। बता दें कि उत्खनन स्थल से मात्र 50 से 100 मीटर की दूरी पर ही बस्ती है और आप ये तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर ये जो आग की लपटें हैं वो फैलती हुई अगर उस बस्ती तक पहुंच जाती है तो कितना बड़ा नुकसान होगा। लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। हम लोग 6 नंबर बस्ती में यहाँ विस्थापित किया गया है, लेकिन सही जगह भी नहीं दिया गया और सर टाइम भी नहीं दिया गया है। बोलता है कि 1 हफ्ता में ये जो बीसीसीएल मैनेजमेंट है, जो जीएम है चाहे एजेंट है, वो आदेश देते हैं कि अपना बना लो। ये हमको हमारा नुकसान करोड़ों को जा रहा है, तो करोड़ों के नुकसान जा रहा है तो हम लोग की जगह तो दे दिए सर, उसका टाइम विस्थापित के लिए नहीं दिया और अपना ये अनलीगल तरीका से अपना ये ग्रामीणों का लापरवाही का दूसरा मकसद है। हम लोग तो फायर को कंट्रोल कर रहे हैं, इसका शिफ्टिंग है, ये सब इंक्रोचर है। इसमें से 28 घर को ऑलरेडी हमने जगह दे दिया हूँ। वो सब कुछ घर आदमी बनाना शुरू कर दिया है। घर बनाने में थोड़ा समय लग रहा है, इसके कारण ये सब जा नहीं पा रहा है। जितना जल्दी हो सके 1 महीना में ये सब घर बना लेगा। ऑलरेडी जगह करके कटिंग करके जगह नापी करके दे दिया हूँ सब। वहीं धनबाद में बीसीसीएल आउटसोर्सिंग कंपनियां कोयला उत्पादन के साथ ही भारी प्रदूषण फैला रही है, जिससे लोगों को अब बीमारी भी होती चली जा रही है और वो बीमार होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी इसे लेकर गंभीर नहीं है। झरिया लोधना क्षेत्र संख्या 10 कुजामा कोलियरी में कंपनियां ही नियमों को ताक पर रखकर ओबी डंप कर और ज्यादा प्रदूषण फैला रही है। इससे बस्ती के लोग परेशान हैं। फायर मिश्रित कोल डस्ट की वजह से कई लोग गंभीर बीमारी की चपेट में भी आने लगे हैं, जिससे लोगों में भारी आक्रोश नजर आ रहा है। वे पुनर्वास करने की भी मांग कर रहे हैं। धूल डस्ट खा करके बाल बच्चा बीमार पड़ रहा है, उसका कोई देखने वाला नहीं है। ये लोग अपना मनमानी काम कर रहे हैं, समझिए। मतलब हम लोग को यही चाहिए कि उचित मुआवजा मिल जाए, अपना घर द्वार मिल जाए, हम लोग घर द्वार छोड़ के चले जाएंगे, अपना डंपिंग करते रहे, बस यही बात। परेशानी बस डस्ट उड़ रहा है, बस मतलब थोड़ा सा सांस उठ लेने में दिक्कत हो रहा है। बाल बच्चा घर में सांस लेने में दिक्कत हो रहा है और बच्चे लोग को तो सेहत पूरा खराब हो जा रहा है और यहाँ का आम नागरिक लोग को पूरा अस्त व्यस्त हो गया रहने के लिए। मतलब वो सोच रहा है कि कब यहाँ से हम लोग को घर मिले और यहाँ से हम जाए। हम लोग का मांग यही है कि फिलहाल तो अभी देखिए काम चालू कर रहा है तो धूल डस्ट इतना हो गया है, वो काम होने हम लोग नहीं देंगे। चतरा के लावालौंग थाना क्षेत्र के पोटम गांव में चर्चित नाबालिग मर्डर केस का पुलिस ने 48 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया। घटना को लेकर एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित एसआईटी की टीम ने प्रोफेशनल तरीके से कार्रवाई करते हुए न सिर्फ घटना का 48 घंटे के भीतर खुलासा किया है, बल्कि नाबालिग छात्रा के निर्मम हत्या में शामिल मृतका के प्रेमी संतोष कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने छात्रा की हत्या में इस्तेमाल किए गए 2 पत्थर, मृतका का छिपाया गया हवाई चप्पल, मृत छात्रा का खून से सना हुआ कपड़ा समेत घटनास्थल से खून से लगी हुई मिट्टी, एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है। तो देख रहे हैं वहाँ खून का दागी है, पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा है, सब फूटा हुआ है, खून का दागी है। तो हमको और डाउट हो गया कि कुछ क्राइम हो गया है मेरे बच्ची के साथ। थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देख रहे हैं कपड़ा बिगा हुआ है एक साइड। वहाँ से कपड़ा बिगने के बाद वहाँ से तिरियारी गया है, कुछ दूर जाके 10 कदम यहाँ से बंधवाए थे। नाला के पास हम देखे, अनुमान लगाए कि तिरियारी यहीं तक आया है, इसका मतलब यहीं कहीं कुछ मैंने छिपाया गया है। छात्रा का शव बरामद किया गया था और उनके जिसकी पहचान पोटम निवासी के रूप में हुई थी, उनके परिजनों का यह आरोप था कि छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद इसकी हत्या की गई है, ऐसी आशंका थी। इस संबंध में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक विशेष छापामारी दल साथ ही साथ एसआईटी का एक गठन किया गया था, जिसमें पुलिस निरीक्षक सिमरिया, साथ ही साथ हमारे थाना प्रभारी लावालौंग, उसके साथ साथ थाना प्रभारी सिमरिया, एसआई रोहित कुमार, एसआई विकास सेठ
मैंने सशस्त्र बल शामिल थे। छापामारी दल ने त्वरित अनुसंधान करते हुए महज 48 घंटे के अंदर इस घटना का उद्भेदन कर लिया है। साथ ही साथ इस घटना में शामिल जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है। वंदे भारत एक्सप्रेस अपने दूसरे ट्रायल में पटना से खुलने के बाद सुबह 10:10 में कोडरमा पहुंची। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के दूसरे ट्रायल परिचालन को लेकर कोडरमा स्टेशन पर काफी गहमा गहमी देखी गई। बड़ी संख्या में रेलवे के अधिकारियों के अलावा आम लोग भी इस पल के साक्षी बने। लोगों ने इस ट्रेन के साथ सेल्फी लेकर इस ऐतिहासिक पल को यादगार बनाया। यात्रियों ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस से लोगों का काफी समय बचेगा। कि ऑफिशियली पहला ट्रायल में सारा कुछ नया था। इस बार टाइमिंग थोड़ा चेंज किया गया था और गाड़ी आज लेट हुई हो तो बाद में पता किया जाएगा। और गाड़ी कुछ पता नहीं क्यों लेट हुई है और आज ये ट्रेन हटिया तक जाएगी। सिर्फ यही चेंज बदलाव हुआ है कि आज ये ट्रेन हटिया तक जाएगी। रीजन के लिए और जोन के लिए पहले गाड़ी है वंदे भारत और धीरे धीरे इसका लोकप्रियता बढ़ते जाएगा। अभी बहुत कुछ लोग इसके बारे में जान नहीं रहे हैं। हम लोग का जो रनिंग पटना से जो रांची का था मैक्सिमम हटिया पटना और कोई गाड़ियाँ चलती थी, काफी टाइम लगता था। इसमें मैक्सिमम 4 घंटा का इस गाड़ी में बचत है। हजारीबाग रेलवे स्टेशन पर भी वंदे भारत ट्रेन का ठहराव हुआ। वहीं हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन पर मौजूद हजारीबाग सांसद जयंत सिन्हा ने बताया कि आगामी 27 जून से वंदे भारत ट्रेन की विधिवत शुरुआत हो जाएगी और इससे हजारीबाग वासियों के साथ साथ झारखंड वासियों को भी एक नई सौगात मिलेगी। और ये परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो उन्होंने हम लोगों को सौगात दी है उसको हम लोग स्वर्ण अक्षरों में लिखेंगे और हजारीबाग के इतिहास में 27 जून को कभी नहीं हम लोग भूल पाएंगे। जमशेदपुर के मानगो सुवर्ण रेखा नदी घाट पर गंदगी का अंबार है, जिसे साफ करने के लिए स्वच्छता पुकार फाउंडेशन के सदस्य हर रविवार को नदी घाट की साफ सफाई करते हैं। बता दें कि स्वच्छता अभियान के सदस्य पूरे देश में लाखों की संख्या में हैं। जमशेदपुर में भी हजारों की संख्या में सदस्य हैं जो हर रविवार को सुवर्ण रेखा नदी के विभिन्न घाटों की साफ सफाई करते हैं। स्वच्छता पुकार फाउंडेशन के संस्थापक गौरव आनंद बताते हैं कि बीते 4 साल से वे नदी की साफ सफाई करने में लगे हुए हैं। स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन जिनके सदस्य लाखों पे है, लेकिन जमशेदपुर में स्वच्छता पुकारे के फाउंडेशन के सदस्य आप देख सकते हैं कि बीते 4 साल से वे सुवर्णरेखा नदी की साफ सफाई करते हैं। आज रविवार है और आज के दिन इनके सदस्य पूरी तरह जो है इस सुवर्णरेखा नदी घाट पे वे साफ सफाई कर रहे हैं। इनके जो सदस्य हैं वे इसी तरह हर रविवार को सुवर्णरेखा नदी घाट पे पहुंचते हैं और नदी की साफ सफाई में वे लगे रहते हैं। पूरी तरह देख सकते हैं कि किस तरह यह मानगो सुवर्णरेखा नदी घाट है जहां पर पूरी तरह गंदगी यहां पर फैली हुई है। पूरी तरह गंदगी यहां पर आप देख सकते हैं और इसी गंदगी को साफ करने के लिए स्वच्छता फाउंडेशन के जो सदस्य हैं वे पूरी तरह इसमें लगे हुए हैं। ये स्वच्छता पुकारे का उद्देश्य एक ही है कि साफ पर्यावरण हो, साफ हवा हो और सभी लोग हेल्दी रहें। तो हम लोगों की टीम की तरफ से एक मुहिम है और ये हम लोग पिछले 4.5 साल से चला रहे हैं। अभी तक में हम लोग नदी के घाट पे, जलाशयों पे 350 से ज़्यादा ऐसा अभियान कर चुके हैं। नदी की गंदगी देख करके बस मुझे ऐसा लगता है कि शहर के लोगों ने इसे डस्टबिन बना लिया है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर आए दिन वो मानगो पुल से या जो नया ब्रिज बना हुआ है या लोग यहाँ पर नीचे उतर करके कचड़े फेंक रहे हैं, उन्हें पता नहीं कि ये वही जल स्रोत है जिससे पूरे शहर के घरों में पानी जा रहा है। अभी कल परसों मैंने न्यूज़ में देखा कि गोविंदपुर बागबेड़ा में जन अभियान चलाया जा रहा है कि पानी को बचाने के लिए। पानी की इतनी किल्लत है, लेकिन जो टिस्को एरिया है जहाँ पर लोग को 24 घंटा पानी अवेलेबल है, उनको लगता है कि पानी कभी खत्म ही नहीं होगा। ये गलतफहमी में कई एक शहर थे, चेन्नई, केप टाउन, जिनको लगता था कि यही स्थिति होगी, लेकिन आज उनकी क्या स्थिति है आज आकर के देख लीजिए। स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन के सदस्य देख सकते हैं कि वो नदी के बीच में जाकर वो कचड़े को चुन चुन कर वे नदी से बाहर निकालते हैं और फिर उसे एक जगह इकट्ठा करते हैं। तो लगातार कई सालों से ये जो स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन के सदस्य है वो नदी का वो साफ सफाई में लगे हुए हैं और उनका मानना भी है कि इस तरह का अभियान में और भी लोग जुड़े, ताकि जिसे हम माँ कहते हैं उस नदियों की हम पूरी तरह साफ सफाई रख सके, उनकी सेवा कर पाए। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर।
झारखंड और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली NH 343 सड़क पर बना पुल जर्जर हो गया है। हालात यह है कि पुराने जर्जर पुल के लगातार उपयोग होने से कभी भी हादसा हो सकता है। पिछले 3 सालों से पुल जर्जर होने की जानकारी NH के अधिकारी को भी है, लेकिन सभी किसी बड़ी दुर्घटना की बाट जो रहे हैं। लोगों का कहना है कि नए पुल का अप्रोच रोड बना ही नहीं है, मजबूरी में उन लोगों को जर्जर पुल का ही उपयोग करना पड़ता है। सर यहाँ पे आने जाने वाले का बहुत दिक्कत होता है, आने जाने वाले गाड़ी वाले का बहुत बड़ा दिक्कत है। पुल तो बना हुआ है पर ठेकेदार लोग आगे पीछे का रोड नहीं बनवाए हैं, गड्ढा उड्ढा, इसके वजह से गाड़ी नहीं जाता है। उस पर तो चले नहीं पाते, तो वो पुल पे इधर से नीचे से साइड से जाना पड़ता है। नया वाला पुल का क्या स्थिति है? कौन सा नया वाला? वो देख रहे हैं ना, आपके सामने तो है। और ये पुराना पुल कितना जर्जर है? पुराना पुल कभी भी टूट सकता है, मैं डर लगा रहता है। डर लगा, 2 गाड़ी पास नहीं हो पाती है। यहाँ पर एक गाड़ी अगर सामने से आ जाए तो रिवर्स लेके आना पड़ता है गाड़ी। गुमला में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। बॉक्साइट खनन के दौरान बम ब्लास्ट की चपेट में आकर मारे गए गुलशन मुंडा के शव का दोबारा डॉक्टरों की निगरानी में पोस्टमार्टम किया जाएगा। गुलशन के शव को मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कब्र से बाहर निकाला गया। बता दें कि बॉक्साइट माइंस में बॉक्साइट पत्थर निकालने के लिए गए मजदूर गुलशन मुंडा की बम ब्लास्ट होने से दर्दनाक मौत हो गई थी, लेकिन बॉक्साइट कंपनी ने मामले को छुपाने के लिए बम ब्लास्ट को सड़क दुर्घटना का रूप दे दिया था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया था। खबर चलने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और शव को कब्र से निकाला गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। वहीं मृतक के परिजन कंपनी के ऊपर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद झारखंड के रास्ते शराब तस्करी के मामले सामने आते हैं। बिहार का सीमावर्ती इलाका होने के कारण कोडरमा से शराब तस्कर बिहार में शराब तस्करी का खेल खेलते हैं, लेकिन इस बार न्यूज 18 पर शराब तस्करी के जिस खेल का भंडाफोड़ हुआ है वो हैरान और परेशान करने वाला है। आप इस रिपोर्ट में देखिए। शराब तस्करों ने झारखंड के रास्ते बिहार में शराब तस्करी का नया तरीका अपना लिया है। शराब तस्करी के लिए तस्कर अब स्कूल में पढ़ने वाले नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोडरमा स्टेशन के पास के एक शराब की दुकान में 2 नाबालिग बच्चे शराब खरीदते न्यूज 18 के कैमरे में कैद हुए। जब दोनों नाबालिग से शराब दुकान जाने के बारे में पूछा गया तब पहले तो उन्होंने टाल मटोल की, हालांकि बाद में उन्होंने शराब खरीदने की बात कबूली और पता पूछने पर अपना घर बिहार के गया जिला बताया। इसके बाद जब इस नाबालिग बच्चे के थैली को तलाशा गया तो स्कूल बैग में शराब की कुल 14 बोतल मिले। कहाँ घर है? कहाँ ले जा रहा है बोतल? घर। काहे के लिए? भाई में। अच्छा, क्या उम्र है? 17। कहाँ पढ़ता है? यही क्लास करते हैं। कहाँ? फाउंटेन। कुछ बोल के नहीं लिया जाए, बोले दे दीजिए, बोले के दे दीजिए। अच्छा, मतलब वो चाहिए ब्लू का चाहिए आधा। कहाँ लेके जाएगा? गया चाकन से। तो देखा आपने कैसे ये बच्चे कोडरमा कोचिंग आते तो पढ़ने के लिए हैं, लेकिन पढ़ाई के पीछे कैसे शराब माफिया इन बच्चों को अपना तस्करी का हथियार बना रहे हैं। तस्करी के खेल का खुलासा होने के बाद जब न्यूज 18 की टीम शराब दुकानदार तक पहुंची तो पहले तो इस शराब दुकानदार ने अनजान बनने की कोशिश की, लेकिन उसी दौरान धीरे से बच्चों के हाथ से बैग लेकर बैग में रखे शराब की बोतलों को अपने दुकान में रखने लगा और उन्हें नगद रुपयों का भुगतान वापस कर दिया। यही नहीं, इन दोनों मामलों में बच्चों द्वारा शराब खरीदारी के एवज में ऑनलाइन पेमेंट की बात भी सामने आई है। इधर नाबालिग बच्चों के हाथ में अंग्रेजी शराब बेचे जाने के मामले में जिला उत्पादक अधीक्षक ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। ये अभी संज्ञान में मेरे नहीं, आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, इसलिए हम लोग अपना और निश्चित उत्पाद पर जो है जांच का आदेश दिए हैं। बिहार में शराबबंदी को लेकर प्रशासन की सख्ती की वजह से जिस तरह से शराब माफियाओं ने नाबालिग बच्चों को हथियार बनाया है वो बिहार और झारखंड के सीमावर्ती जिलों के प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। नाबालिग के बैग में शराब पाया जाना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि इन नाबालिगों के हाथों पड़ोसी राज्य बिहार में इस शराब की तस्करी की जा रही है। हालांकि मामले का संज्ञान लेते हुए उत्पाद अधीक्षक ने उत्पाद अवर निरीक्षक को मामले की जांच करने का जिम्मा सौंपा है। रितेश लोहानी, न्यूज 18 कोडरमा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुनी। मन की बात कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से योग को अपने दिनचर्या में शामिल करने की अपील की। वहीं इमरजेंसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 22 जून को इतिहास का काला दिन था जब हमारे देश में इमरजेंसी थोपी गई और इमरजेंसी के दौरान उस वक्त की सरकार ने लोकतंत्र के रखवालों से क्रूरतम व्यवहार किया। रघुवर दास ने प्रधानमंत्री की बातों को सुना और कहा कि मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री हर वर्ग और विभिन्न क्षेत्रों से अवगत कराते हैं। इतना अत्याचार किया गया, इतनी संघर्ष में गुजरात पहले ही में ढेर सारे केस स्टडीज हैं, बहुत सारी चीज। ओडिशा के पुरी में होने वाली रथ यात्रा तो परिवार के रूप में। आजसू ने 22 जून को प्रदेश भर में संकल्प दिवस मनाने का फैसला किया है। राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में ये संकल्प दिवस मनाया जाएगा। आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने बताया कि संकल्प दिवस की सफलता के लिए आजसू के सभी केंद्रीय नेता, विधायक और सांसद को प्रभारी बनाया गया है। इस दिन सभी जगहों पर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मुख्य रूप से पार्टी ने 22 जून को पूरे प्रदेश में संकल्प दिवस मनाने का निर्णय लिया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय